शादी की रात मेरी दुल्हन किसी और के साथ भाग गई तो माँ ने इज्जत बचाने के लिए उसी की 15 साल की छोटी बहन से मेरी शादी कर दी। मुझे गुस्सा आ रहा था। ये क्या मजाक है? वो तो बच्ची थी, सोचा। कमरे में जाते ही उसे तलाक दे दूंगा। लेकिन जैसे ही वह कांपते हाथों से दूध का गिलास लेकर आई और मैंने दूध पीकर जैसे ही नजरें उठाई, मेरी आंखें फट्टी की फट्टी रह गईं। क्योंकि जिससे मैं बच्ची समझ रहा था, वो तो मैं अपने परिवार में सबसे छोटा था। मेरे ऊपर दो बड़े भाई और एक दीदी थे और सबकी शादी हो चुकी थी। घर में सब मुझे बहुत प्यार करते थे। मेरी हर छोटी बड़ी ख्वाहिश पूरी हो जाती, बिना ज्यादा कुछ कहे। हमारा घर हमेशा हंसी खुशी से भरा रहता था। एक दूसरे का ध्यान रखना, प्यार और सम्मान देना, यही हमारे घर की रीत थी। सब कुछ इतना सुंदर था कि लगता था जैसे कोई कमी ही नहीं। लेकिन एक बात थी जो मुझे और मेरे भाई बहन को थोड़ा परेशान करती थी। माँ की सोच थोड़ी पुरानी थी। उन्हें हमेशा इस बात की चिंता रहती थी कि पड़ोसी और रिश्तेदार क्या सोचेंगे। उनकी ये आदत हमें कभी कभी चिढ़ा देती थी। हम चाहते थे कि माँ हमारी खुशी को पहले रखें, न कि लोगों की बातों को। लेकिन माँ का यही एक रवैया था जो हमें थोड़ा खटकता था। कहते हैं ना, जिंदगी उसका सबसे ज्यादा इम्तिहान लेती है जो सबसे ज्यादा प्यार पाता है। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही था। मैं जिस मोहल्ले में रहता था, वहाँ एक लड़की थी, आराध्या। वो इतनी खूबसूरत थी कि उसे देखते ही दिल बेकाबू हो जाता। उसकी आंखों में एक अलग सी चमक थी और उसकी मुस्कान ऐसी कि कोई एक बार देखे तो बार बार देखना चाहे। वो सचमुच किसी सपने जैसी थी। मैं अपनी पढ़ाई पूरी कर चुका था और अब नौकरी की तलाश में था। अक्सर मैं गली के नुक्कड़ पर खड़ा रहता और जब आराध्या कॉलेज के लिए निकलती, मैं उसे चुपके से देखता। हर बार उसे देखकर दिल में एक हलचल सी मच जाती, लेकिन मैं कभी हिम्मत नहीं जुटा पाया कि उससे कुछ कह सकूं। एक दिन मैंने ठान लिया कि आज कुछ तो बोलूंगा। वो कॉलेज जा रही थी और मैंने हिम्मत करके उसे रोक लिया। मैंने बस इतना ही कहा, तुम्हारा भाई अभी कहाँ है? लेकिन मेरे लहजे और नजरों ने शायद मेरे दिल की बात जाहिर कर दी। वो थोड़ा घबरा गई और उसकी घबराहट देखकर मुझे खुद पर शर्मिंदगी महसूस हुई। मैंने उसे और परेशान नहीं किया और चुपचाप वहां से हट गया। उस दिन मैंने सोच लिया था कि अपनी मोहब्बत का इजहार करूंगा, लेकिन उसकी एक झलक ने मेरी सारी हिम्मत छीन ली। घर पर माँ की एक ही रट थी, अर्जुन, जल्दी से नौकरी ढूंढो ताकि हम तुम्हारी शादी की बात आगे बढ़ा सकें। मैं शादी के नाम से ही घबराता था। मेरे दोस्त अक्सर कहते, शादी मतलब जिम्मेदारी का पहाड़। मैं भी देखता था कि मेरे भाई शादी के बाद कितने व्यस्त हो गए थे। मेरे मन में बस एक ही ख्याल था, अगर आराध्या भी अपनी पढ़ाई पूरी कर ले तो मैं माँ से उसका रिश्ता मांगूंगा। लेकिन अभी के लिए मैं चुप रहता। रोज सुबह मैं अपनी फाइल उठाता और नौकरी की तलाश में निकल पड़ता। हर कंपनी में मेरे जैसे कई लोग लाइन में बैठे होते। घंटों इंतजार, फिर किसी एक की किस्मत चमकती और बाकी सब निराश होकर वापस लौट जाते। मैं भी हर बार अपनी फाइल लिए सिर झुकाए घर लौटता और मन ही मन अपनी किस्मत को कोसता। ये मेरे लिए रोज का नियम बन चुका था। हमारे मोहल्ले में मेरा एक दोस्त था, रवि। ज्यादा गहरी दोस्ती तो नहीं थी, लेकिन मोहल्ले की वजह से और कभी कभार क्रिकेट खेलने की वजह से अच्छी जान पहचान थी। वो दिखने में अच्छा खासा था और उसकी बातों में एक अलग सा रंग था। वो भी मेरी तरह नौकरी की तलाश में था। कई बार मैंने गौर किया कि वो भी आराध्या को उसी नज़र से देखता था जैसे मैं देखता था। पहले तो मैंने सोचा, शायद ये मेरा वहम है। आखिर लड़के तो हर खूबसूरत लड़की को देखते ही हैं। लेकिन एक दिन मैंने देखा कि जब आराध्या गली से गुजर रही थी, रवि ने उसे देखा और वो भी मुस्कुराकर उसकी तरफ देखने लगी। ये सिलसिला एक बार नहीं, कई बार हुआ। उनकी आंखों में वो मुस्कान, वो बातें मेरे लिए किसी तीर की तरह थीं। मैं कुछ कर नहीं सकता था, क्योंकि मेरा और आराध्या का कोई रिश्ता तो था नहीं। बस मैं रातों को जागता, सोचता कि कैसे उसे अपने दिल की बात बताऊं और कैसे रवि से उसे दूर रखूं। मेरी परेशानी बढ़ती जा रही थी। एक तरफ नौकरी की चिंता, दूसरी तरफ ये डर कि कहीं आराध्या मुझसे दूर न चली जाए। मैं दिन रात बेचैन रहने लगा। घरवाले भी मेरी हालत देखकर चिंता में पड़ गए। वो बार बार पूछते, अर्जुन, क्या बात है? इतना परेशान क्यों हो?
मैं हर बार बात टाल देता और कहता, बस, नौकरी नहीं मिल रही। लेकिन एक दिन, जब मैं और बर्दाश्त नहीं कर पाया, मैंने अपनी भाभी को सब कुछ बता दिया। मैंने कहा, मैं आराध्या से प्यार करता हूँ, लेकिन नौकरी न मिलने की वजह से कुछ कह नहीं पा रहा। भाभी ने मेरी बात सुनी, मुझे समझाया और हौसला दिया। उन्होंने कहा, तू चिंता मत कर। जिस दिन तुझे नौकरी मिलेगी, हम सबसे पहले आराध्या के घर रिश्ता लेकर जाएंगे। मैं खुद उसकी माँ से बात करूंगी। उनकी बातों ने मुझे एक नई उम्मीद दी। मैं और भी जोश के साथ नौकरी की तलाश में जुट गया। हर जगह, जहां मौका दिखता, मैं अपनी फाइल लेकर दौड़ पड़ता और आखिरकार मेहनत रंग लाई। एक अच्छी कंपनी में मुझे नौकरी मिल गई। उस दिन मैं इतना खुश था कि मन कर रहा था सारी दुनिया को चिल्लाकर बता दूं। मैं छत पर गया, आसमान को देखा और मन में बस एक ही ख्याल था, अब मैं आराध्या के घर रिश्ता भेज सकता हूं। मैंने भाभी से कहा, चलो, आज ही आराध्या के घर चलते हैं, उसकी माँ से बात करते हैं। भाभी ने पहले मना किया, लेकिन मेरे बार बार कहने पर वो मान गईं। मैं फिर छत पर गया, हवा में सांस ले रहा था, तभी मेरी नज़र रवि पर पड़ी। वो अपनी छत पर खड़ा था और गली में खड़ी आराध्या से आंखों आंखों में बात कर रहा था। मेरा दिल जल उठा। गुस्से में मेरे हाथ अपने आप मुट्ठी में बंद हो गए। आराध्या ने जैसे ही मुझे देखा, वो तुरंत अंदर चली गई। मैं रवि को घूरता रहा। मन में बस एक ही बात थी, वो मेरी है और तू उसे ऐसे क्यों देख रहा है? मैं खुद को संभाल नहीं पा रहा था। नीचे गया, खाना खाया और भाभी को सारी बात बता दी। मैंने कहा, मैं आराध्या से शादी करना चाहता हूँ और जल्दी करना चाहता हूँ। भाभी ने मुझे शांत किया और कहा, अर्जुन, तू उस लड़के को इग्नोर कर, हम बात आगे बढ़ाएंगे। भाभी ने माँ से बात की। माँ ने पहले मना किया, बोली, अभी नौकरी शुरू ही हुई है, मोहल्ले वाले क्या कहेंगे? लेकिन भाभी ने उन्हें मना लिया। मैं मन ही मन दुआ मांग रहा था कि कहीं कोई अड़चन न आए। 2-3 घंटे बाद माँ और भाभी आराध्या के घर से लौटे। मैं उनके सामने पहुंचा। उम्मीद थी कि कोई अच्छी खबर सुनने को मिलेगी, लेकिन वो दोनों चुपचाप अंदर चली गईं। मेरा दिल धक धक करने लगा। क्या बात नहीं बनी? मैं घबरा गया। उनके पीछे पीछे कमरे में गया। माँ और भाभी सिर झुकाए बैठी थीं। मैं बस उन्हें देखता रहा। तभी भाभी ने मुस्कुराते हुए कहा, बधाई हो अर्जुन। उन्होंने हाँ कर दी। आराध्या का पूरा परिवार रिश्ते के लिए तैयार है। मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था। उस पल मेरी आंखें नम हो गईं। मेरी मोहब्बत, मेरा सपना सच होने जा रहा था। घरवाले भी खुश थे। सबने मुझे बधाई दी, मजाक किया और मेरी खुशी दोगुनी हो गई। मेरे दिल में बस एक ही सवाल बाकी था, क्या आराध्या को ये रिश्ता मंजूर था? मैंने धीरे से भाभी से पूछा, क्या आराध्या से इस बारे में बात हुई थी? भाभी ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, वो अंदर अपने कमरे में थी। फिर वो खुद चाय लेकर आई। उसकी माँ ने उससे जरूर पूछा होगा, तभी तो उन्होंने हाँ की। उनकी बात सुनकर मेरे दिल को थोड़ा सुकून मिला। मैं खुद को किसी विजेता की तरह महसूस करने लगा, जैसे मैंने उस लड़के, रवि, को पछाड़ दिया हो। वो अब मुझे बेचारा सा लग रहा था। घर में खुशी की लहर दौड़ पड़ी थी। हर कोई शादी की तैयारियों की बात करने लगा। कब होगी? कैसे होगी? क्या-क्या करना है? साथ में मुझे चिढ़ाने का सिलसिला भी चल रहा था। घर में जैसे उत्सव का माहौल था। अगली सुबह मैं तैयार होकर ऑफिस चला गया। जाते वक्त मेरी नजरें आराध्या के घर की तरफ थीं। शायद वो दिख जाए, शायद उसका मन जान पाऊं। लेकिन वो कहीं नजर नहीं आई। दिन बीतते गए और फिर एक दिन घरवालों ने फैसला किया कि अब शादी की तारीख पक्की कर लेनी चाहिए। ज्यादा देर करना ठीक नहीं था। भाभी ने आराध्या की माँ को बता दिया कि हम आज शाम तारीख तय करने आएंगे। उन्हें भी कोई आपत्ति नहीं थी। सबके चेहरों पर खुशी थी। शाम को माँ और दोनों भाभियां आराध्या के घर गईं। हम सब बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि वो तारीख लेकर आएं ताकि तैयारियां शुरू हो सकें। मुझे भी अंदर ही अंदर बेचैनी थी। 3 घंटे बाद माँ और भाभियां लौटीं। सब उनके पास इकट्ठा हो गए। पता चला कि 2 महीने बाद की तारीख पक्की हो गई है। सभी ने एक दूसरे को बधाई दी, मिठाइयाँ मंगवाई गईं और सबने मुंह मीठा किया। मैं उस दिन इतना खुश था कि शब्दों में बयान नहीं कर सकता। घर में उत्साह का माहौल था। हर कोई शॉपिंग की लिस्ट बनाने,
कपड़ों की बात करने और तैयारियों की योजना बनाने में जुट गया। अगले दिन से शॉपिंग शुरू करने का प्लान बन गया। मैं अब पूरी तरह बेफिक्र हो चुका था, अपनी नौकरी में और मेहनत करने लगा ताकि शादी तक अपने बॉस की नज़रों में अच्छा काम कर सकूं और अपनी जगह पक्की कर लूं। लेकिन उन दिनों में आराध्या मुझे कहीं नहीं दिखी। मैंने कई बार कोशिश की, लेकिन उसे देखने की चाहत अधूरी रही। फिर भी मेरे दिल को तसल्ली थी कि अब वो मेरे नाम से जोड़ दी गई थी। घर में तैयारियां जोरों पर थीं। हर तरफ रौनक थी, हलचल थी। हर कोई अपनी जिम्मेदारी निभाने में जुटा था। मेरे लिए एक शानदार शेरवानी चुनी गई, मुझे साथ ले जाकर खरीदवाई गई। घर की सजावट का सामान इकट्ठा हो रहा था। सबके चेहरों पर खुशी की चमक थी। मेहंदी की रस्म के दिन घर में मेले जैसा माहौल था। भाभियों और बहनों ने ढोलक निकाल ली थी। दोपहर में शॉपिंग और रात को ढोलक की ताल पर गाने गाए जाते। मुझे बीच में बिठाकर सब मजाक करते, गाने गाते। मैं भी इस मस्ती में शामिल हो जाता। मेहंदी की रात को मेरे हाथों पर मेहंदी लगाई गई। गाने, हंसी मजाक और उत्साह से घर गूंज रहा था। रात के 12 बज गए, लेकिन कोई थकने को तैयार नहीं था। गाना एक के बाद एक चलता रहा। मैं बार बार खाने की बात करता, लेकिन सब मस्ती में डूबे थे। मेरे भाई, उनके बच्चे, सब इस खुशी में शामिल थे। घर का हर कोना उत्सव से भरा था। अगली सुबह मुझे दूल्हा बनना था, वो भी अपनी पसंद की लड़की का। मेरे दिल में खुशी के लड्डू फूट रहे थे। सारी तैयारियां पूरी हो चुकी थीं। टेंट लग गए थे, मिठाइयां आ चुकी थीं, बारात की गाड़ियां तैयार थीं। मैंने बाहर निकलकर आराध्या के घर की तरफ देखा। वहां सब शांत था। मुझे थोड़ा अजीब लगा। 4 दिन पहले भाभी ने उनके घर कुछ कपड़े दिए थे, तब सब ठीक लग रहा था। मैंने भाभी से कहा, जरा पता करो, उनके घर बारात की तैयारियां कैसी हैं? सब ठीक है ना? भाभी ने कहा, हाँ, मैं देखती हूँ। मैं शेरवानी पहनकर तैयार हो चुका था। घर वाले, रिश्तेदार, सब बारात के लिए तैयार थे। एक अलग सा जोश था। सब मिलकर तैयारियों में जुटे थे। अब हमें लड़की वालों के घर जाना था, जहां उन्होंने स्वागत का इंतजाम किया था। तभी भाभी आराध्या के घर से लौटीं। उनके चेहरे पर उदासी थी। जो खुशी लेकर वो गई थीं, वो कहीं गायब थीं। माँ ने उनके कंधे पकड़कर पूछा, क्या हुआ? तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? मैं भी पास पहुंच गया। दिल धक धक कर रहा था। भाभी ने धीरे से कहा, जब मैं उनके घर पहुंची, तो आराध्या की माँ रो रही थीं। उनकी बहन और भाई भी परेशान थे। पहले मुझे लगा, शायद बेटी की विदाई का गम है। लेकिन जब मैंने पूछा, तो उन्होंने बताया कि आराध्या इस शादी से खुश नहीं थी। मैं सन्न रह गया। लेकिन उसने तो कभी कुछ कहा नहीं। मैंने हड़बड़ाते हुए कहा। भाभी ने आगे बताया, मैंने भी यही पूछा। उसकी माँ ने कहा कि वो चुप थी, शायद इसलिए कि उसके पापा ने उसे समझाया था कि ये रिश्ता अच्छा है। हमने सोचा वो मान गई, लेकिन रात को वो चुपके से घर से चली गई। ये सुनते ही माँ वहीं कुर्सी पर बैठ गईं। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। अभी कुछ देर पहले तक घर में शहनाइयों की गूंज थी, और अब सन्नाटा छा गया था। मैं अपने कमरे में गया, सिर पकड़कर बैठ गया। मन कर रहा था कि चीख चीख कर रो पड़ूं। उसने ऐसा क्यों किया? अगर उसे ये रिश्ता नहीं चाहिए था, तो पहले क्यों नहीं बोली? तभी माँ कमरे में आईं। उनका चेहरा थका हुआ था। उन्होंने मुझे गले लगाया। मैं किसी बच्चे की तरह उनकी बाहों में बिखर गया। माँ ने मुझे बैठाया और कहा, अर्जुन, अब तमाशा होने से बेहतर है कि मेरी बात मान लो। मेहमान आ चुके हैं, बारात तैयार है, लोग देख रहे हैं। आराध्या की छोटी बहन अनन्या से शादी कर लो। मैं चौंक गया। माँ, वो तो बहुत छोटी है, और मैं अभी शादी कैसे कर सकता हूँ? माँ गुस्से में बोली, अब और क्या रास्ता है? तुम्हारी पसंद पर हमने रिश्ता किया, कोई ऐतराज नहीं किया, लेकिन अब हमारी इज्जत दांव पर है। अगर तुमने मना किया, तो मैं अपनी जान दे दूंगी। मैंने रोते हुए माँ के पैर पकड़ लिए। माँ, ऐसा मत कहिए। आप जैसा कहेंगी मैं वैसा करूंगा। माँ ने मेरे सिर पर हाथ फेरा और बोली, जो तुम्हारी इज्जत की परवाह नहीं करती, वो तुम्हारा क्या ख्याल रखेगी? तुम आगे बढ़ो। मैंने आंसू पोंछे और उनकी बात मान ली। घर के कुछ खास लोगों को सारी बात बताई गई। फैसला हुआ कि बारात अब होटल जाएगी। भाभियों और बहनों ने मिलकर जैसे तैसे सब संभाल लिया। मैं टूटा हुआ सा गाड़ी तक पहुंचा। जो गाड़ी कुछ घंटे पहले सजी धजी लग रही थी, अब वीरान सी थी।
शादी हो गई। कैसे हुई, क्या हुआ, मुझे कुछ नहीं पता। मैं बस माँ की बात निभा रहा था। सब कुछ एक बुरे सपने की तरह था। बारात चली गई, दुल्हन भी घर आ गई। लेकिन ये शादी नहीं, एक मजबूरी थी। ये रिश्ता दिल से नहीं, हालात की वजह से बना था। मेरे लिए ये सिर्फ एक रस्म थी, जिसे समाज की नज़रों में इज्जत बचाने के लिए निभाया गया। मेरे मन में उथल-पुथल मची थी। क्या ये शादी थी या मुझे ज़बरदस्ती बांध दिया गया? मैं सोफे पर किसी टूटे हुए पेड़ की तरह ढह गया। घरवाले मेरी हालत समझ रहे थे। जिसकी होने वाली दुल्हन शादी से पहले भाग जाए, उसके दिल पर जो घाव लगता है, उसे कौन समझ सकता है? जिंदगी बेमानी लग रही थी। हर चेहरा, हर नज़र मुझे चिढ़ा रही थी, जैसे सब मुझ पर हंस रहे हों। मैं सिर पकड़कर बैठा था, पूरी तरह खोया हुआ। तभी माँ मेरे पास आईं। उनका हाथ मेरे कंधे पर रखा गया। वो बोलीं, बेटा, कुछ खा ले। सुबह से कुछ नहीं खाया होगा। माँ को मेरी हालत का अंदाजा था। माँ तो माँ होती है, बिना कुछ कहे सब समझ लेती है। उन्होंने मेरे सिर पर प्यार से हाथ फेरा और बोली, चल, खाना लगा है। मैंने धीरे से कहा, माँ, भूख नहीं है। लेकिन माँ ने मेरे सामने हाथ जोड़ लिए और बोली, मेरे लिए थोड़ा खा ले, बेटा, मुझे तसल्ली हो जाएगी। माँ की खातिर मैं कुछ भी कर सकता था। बड़ी मुश्किल से मैंने थोड़ा सा खाना गले से उतारा। तभी भाभी ने पास आकर कहा, अर्जुन, अब कमरे में चला जा। उनकी आंखों में मेरे लिए दया थी। उन्होंने मेरी पीठ थपथपाई और बोलीं, जो हुआ वो बुरा था, लेकिन अब वो तुम्हारी पत्नी है, तुम्हारी जिम्मेदारी है। माँ ने भी यही कहा। मैं किसी हारे हुए सिपाही की तरह अपने कमरे की ओर बढ़ा। वो कमरा, जहाँ मैंने सालों बिताए थे, जहाँ की हर चीज़ से मुझे प्यार था, आज वही कमरा मुझे अजनबी और भारी लग रहा था। मन नहीं कर रहा था वहां जाने का, लेकिन और कोई रास्ता भी तो नहीं था। मैंने धीरे से दरवाज़ा खोला। नजरें उठाने की हिम्मत नहीं थी। थके हुए कदमों से अपनी कुर्सी तक पहुंचा और बैठ गया। मेरे दिल पर बोझ था और दिमाग में सवालों का तूफान। क्या मैं अनन्या को अपनी बीवी की तरह अपनाऊंगा? वो मुझसे इतनी छोटी है। क्या मैं उसे पत्नी का दर्जा दे पाऊंगा? मैंने धीरे धीरे जूते उतारे, उन्हें कोने में रखा और शेरवानी उतारने लगा। तभी मेरी नज़र अनन्या पर पड़ी। वो पलंग पर सिर टिकाए सो रही थी। नींद में वो इतनी मासूम लग रही थी, जैसे कोई नन्हा बच्चा। मेरा दिल भर आया। क्या ये उसके साथ नाइंसाफी नहीं हुई? क्या मेरे घर वालों ने उसकी मासूमियत छीन ली? क्या वो मेरी पत्नी बन पाएगी? मैं उसे देखता रहा और फिर बिना कोई आवाज किए धीरे से बिस्तर पर लेट गया, ताकि उसकी नींद न टूटे। पता नहीं कब मेरी आंख लग गई और मैं अपने दर्द के साथ अंधेरे में खो गया। सुबह जब आंख खुली तो लगा जैसे सूरज ने जल्दबाजी कर दी हो। मैंने करवट बदली और एकदम चौंक कर बैठ गया। अनन्या मेरे पास बैठी थी और मुझे देखकर मुस्कुरा रही थी। मैं हैरान था। मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि वो ऐसे हंसेगी। मैंने तो उसे डरी हुई, मासूम बच्ची समझा था। वो हल्के से बोली, क्या आप डर गए? मैंने हल्की हंसी के साथ कहा, नहीं, डरने की क्या बात है? गला साफ करते हुए मैंने पूछा, तुम कब उठी? उसने मेरे हाथ को अपने हाथों में ले लिया और बोली, आप रात को बहुत देर से आए। मैं सो गई थी। मैं उसकी इस बेबाकी से चौंक गया। जिसे मैं मासूम समझ रहा था, वो इतनी सहज थी। मैंने कहा, हाँ, थोड़ा वक्त लग गया। फिर धीरे से अपना हाथ छुड़ाते हुए बोला, तुम सो रही थी, इसलिए मैंने जगाया नहीं। उसने मुस्कुराकर कहा, जी, मुझे जल्दी नींद आ जाती है। आपने जगह दी होती तो मैं उठ जाती। उसकी सादगी और सहजता मुझे हैरान कर रही थी। मैं उठा और फ्रेश होने चला गया। उस कमरे में एक पल भी रुकना मुश्किल था। बाहर निकलते वक्त वो फिर बोली, आप कहाँ जा रहे हैं? मैं रुक गया और बिना पलटे कहा, बस, अभी आता हूँ। मैं टीवी रूम में पहुंचा और सोफे पर लेट गया। छत को घूरते हुए मैं सोच में डूब गया। ये सब मेरे साथ क्या हो गया? क्या आराध्या उस लड़के, रवि, से प्यार करती थी? क्या वो दोनों पहले से एक दूसरे को चाहते थे? ये सवाल मुझे अंदर से खाए जा रहे थे। सुबह के 5 बज रहे थे। घर में अभी सब सो रहे थे। मैं धीरे से उठा और बाहर निकल गया। अब आराध्या के घर की तरफ देखने की कोई इच्छा नहीं थी। बस उस लड़के, रवि, का पता करना चाहता था। सड़क पर कुछ बच्चे खेल रहे थे। मैंने एक बच्चे को बुलाया और कहा, बेटा, सामने वाले घर से रवि भैया को बुला दो। लेकिन तभी मुझे ख्याल आया
कि ये काम मुझे खुद करना चाहिए। मैंने बच्चे को रोका और रवि के घर की ओर बढ़ गया। कई बार खटखटाने के बाद दरवाज़ा खुला। सामने एक अनजान शख्स था, न उसका पिता, न भाई। मैंने मौके का फ़ायदा उठाया और कहा, मैं रवि के ऑफिस से आया हूँ। कुछ ज़रूरी काम था। वो मिलेगा? उस शख्स के चेहरे पर घबराहट थी। उसने धीमी आवाज़ में कहा, वो तो किसी काम से शहर से बाहर गया है। मैंने पूछा, कब आएगा? बॉस पूछेंगे तो जवाब देना होगा। उसने झिझकते हुए कहा, पता नहीं, आएगा तो बता देंगे। इतना कहकर उसने दरवाज़ा बंद कर लिया। मैं वहीं खिड़की के पास खड़ा हो गया और कान लगाए। अंदर से बातें सुनाई दीं। अभी इसके ऑफिस से पूछने आए हैं। कल पूरे मोहल्ले को पता चल जाएगा। हमारे बेटे ने ऐसा कांड किया कि अब हमें मुंह दिखाने की जगह नहीं बची। काश वो पहले बता देता। हम इज्जत से रिश्ता मांग लेते। लेकिन अब तो लड़की वालों की भी इज्जत गई और हमारी भी। उनकी बातें सुनकर मेरा दिल बैठ गया। मुझे उसी वक्त समझ जाना चाहिए था कि मैं इस प्यार के चक्कर में न पड़ूं। इस बदनामी से बेहतर था कि मैं अपनी एकतरफा मोहब्बत को दफन कर देता। मैं कुछ देर वहीं खड़ा रहा, फिर अपने टूटे हुए दिल को समेटकर घर लौट आया। माँ ने मुझे देखा तो हैरान होकर बोली, तू बाहर कब गया? तबीयत तो ठीक है ना? मैं चुपचाप सोफे पर लेट गया। दिमाग में बस एक ही बात थी, आराध्या और रवि एक दूसरे से प्यार करते थे। मेरे साथ रिश्ता तय होने के बाद उन्हें भागना ही सही लगा। उन्होंने बहुत गलत कदम उठाया। अगर आराध्या ने अपने परिवार को अपने दिल की बात बता दी होती तो शायद ये सब न होता। क्या ये मेरी गलती थी? अगर उनकी मोहब्बत सच्ची थी तो मैं खुद हट जाता। मैं कभी उनके प्यार में रुकावट नहीं बनता। लेकिन क्या प्यार इतना स्वार्थी हो सकता है? नहीं, सच्चा प्यार अपनों को दुख नहीं देता। फिर ये क्या किया उन्होंने? मैं सिर पकड़कर बैठ गया, खुद को कोसने लगा। तभी माँ फिर आईं और बोलीं, क्या हुआ बेटा? सिर दुख रहा है? ला, मैं दबा दूं। मैंने उनका हाथ पकड़ा और कहा, नहीं माँ, आप थक गई होंगी। आराम कर लीजिए, मैं ठीक हो जाऊंगा। माँ मेरे माथे को छूकर चली गईं। मैं पछतावे में डूबा रहा। लेकिन अब क्या हो सकता था? जिंदगी से समझौता करना ही था, अपने लिए और अपनों के लिए। समय बीतता गया। धीरे धीरे अनन्या के साथ मेरी नज़दीकियां बढ़ने लगीं। जिसे मैं मासूम बच्ची समझता था, वो मेरे लिए बहुत कुछ करने लगी। वो मेरा ख्याल रखती, मेरी छोटी छोटी बातों पर ध्यान देती। मैं उसे बच्ची समझकर अनदेखा करता था, लेकिन वो तो मुझसे कहीं ज्यादा समझदार निकली। उसने इस रिश्ते को पूरी शिद्दत से अपनाया। उसकी मुस्कान, उसका प्यार धीरे धीरे मेरे टूटे दिल को जोड़ने लगा। मैंने सीख लिया कि जिंदगी रुकती नहीं। जो बीत गया उसे भूलकर आगे बढ़ना ही सही था। अनन्या ने मुझे वो प्यार और सम्मान दिया जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। और इस तरह एक मजबूरी से शुरू हुआ रिश्ता प्यार की राह पर चल पड़ा। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आगे भी ऐसी ही रोमांचक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप हमारी कोई भी कहानी मिस ना करें। धन्यवाद।